हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में बैंकिंग अवेयरनेस यानी वित्तीय सचेतना मैं पढ़ाऊंगा आपको जून 2017 के लिए। और थोड़ा सा लेट ये ज़रूर वीडियो आ रहा है। और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, लगभग 12 से 13 जो टॉप न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से मैं सारी न्यूज़ कवर करता हूँ हर महीने और उनको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मेरा तरीका है। इस बार ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, न्यूज़ बहुत ज़्यादा थी इस महीने, जून में बहुत कुछ हुआ, तो सारी न्यूज़ कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप IBPS PO की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स खरीद सकते हैं। आपको ये दिए हुए नंबर पर डायल करना होगा या फिर आप हमारी वेबसाइट studyiq.com पर भी जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि मिस सेलिंग एक ऑफेंस है, यानी अगर आप मिस सेल कर रहे हो तो ये कानून तोड़ने के बराबर माना जाएगा। ये अब एक ऑफेंस है, आपको सजा होगी। मिस सेलिंग का मतलब ये होता है जब मिस एडवाइस देके यानी गलत सलाह देके जब आप कोई चीज बेच देते हैं उसे बोलते हैं मिस सेलिंग। तो अक्सर ऐसा देखा गया कि जो हमारे बैंक्स हैं वो कस्टमर्स को ज्यादा बेचने के लिए चीजें, अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह भी मिस सेल करते थे। आप ये जानते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है भारत की, वो हमारे बैंक्स के साथ टाई अप कर लेती हैं। टाई अप इसलिए कर लेती हैं क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है इनके पास होते हैं इनके प्रोडक्ट्स बहुत सारे, जैसे जीवन बीमा प्रोडक्ट होते हैं या कार इंश्योरेंस या ये सब। और बैंक्स जो होते हैं उनके पास कंज्यूमर बहुत ज़्यादा होते हैं, यूजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी बैंक के साथ टाई अप कर लेती हैं। इसे कहा जाता है बंकश्योरेंस। और जब बंकश्योरेंस हो जाता है तो बैंक्स की ये कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेचो जिससे ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हर प्रोडक्ट जो बेचती है उस पर एक हिस्सा उसका बैंक को दे देती है प्रॉफिट के तौर पे। तो दोनों को फायदा होता है, इंश्योरेंस कंपनी को भी और बैंक कमीशन लेता है, उससे उसको फायदा होता है। तो ये देखा गया डीमोनेटाइजेशन के बाद खासकर जो बैंक हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट्स काफी बेच रहे थे और ये इसलिए मिस सेलिंग कर रहे थे, कस्टमर्स को गलत एडवाइस दे रहे थे। लेकिन अब अगर वो ऐसा करते हैं तो ये RBI ने कहा है कि ये एक ऑफेंस है, कानून का उल्लंघन माना जाएगा और ओम्बड्समैन से शिकायत आप इसकी कर सकते हैं। ओम्बड्समैन जो बना था ये 1995 में शुरू हो गया था। ओम्बड्समैन फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखिए, ओम्बड्समैन आपसे कोई पैसा नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी शिकायतें सुनता है। और ये 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 35A में संशोधन करके RBI ने इसको चालू किया था। ओम्बड्समैन का कंसेप्ट भारत में 1995 के अंदर आया था। अब मिस सेलिंग जो है, याद रखिए, उसमें दो चीजें इंक्लूड और कर ली गई हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम और इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कि ना सिर्फ बैंक अपने खुद के प्रोडक्ट, बल्कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी का मतलब एक तो बैंक है और एक आप है, आप हो गए दोनों पार्टी, और बैंक अगर किसी तीसरे व्यक्ति, तीसरी कंपनी के प्रोडक्ट आपको बेचते हैं गलत सलाह देके यानी मिस सेल करते हैं तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा। इनमें मेनली है म्यूचुअल फंड स्कीम और इंश्योरेंस पॉलिसी। और जैसा मैंने बताया, डीमोनेटाइजेशन के बाद ऐसा देखा गया था कि जो बैंक है उनका बहुत ज्यादा फोकस था इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल पेमेंट के ऊपर, यानी ज्यादा से ज्यादा बैंक अब डिजिटल होना चाहते थे। और दूसरी बात, उन्होंने इसके लिए कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल का ढंग से मैकेनिज्म नहीं बनाया था। तो RBI ने कहा कि जो ग्रीवेंसेज हैं, कहने का मतलब यह है कि हम डिजिटल अगर हो रहे हैं तो हम डिजिटली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनमें अगर कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उसका, उनकी शिकायतों का निवारण कौन करेगा। इसी को दिमाग में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा कि कोई भी ऐसी स्कीम, आप उसमें कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं बैंक के खिलाफ अगर वो RBI की गाइडलाइंस मोबाइल बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल बैंकिंग को लेकर कोई भी शिकायत है तो आप RBI में दर्ज करा सकते हैं ओम्बड्समैन के थ्रू। यानी बैंकिंग ओम्बड्समैन की जो शक्तियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इतना ही नहीं, जो कंपनसेशन देगा वो भी बढ़ा दिया गया है। पहले कंपनसेशन 10 लाख रुपए था और अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी डबल। तो यानी बैंक्स को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो कस्टमर्स को कंपनसेशन यानी मुआवजा अब उन्हें ज्यादा देना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो कंपनसेशन है इसमें जो कंप्लेन है वो इंक्लूड नहीं की गई है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बैंक मुझे गलत सलाह देता है और मुझे 15 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेच देता है कोई, तो ये जो बैंक मुझे मान लीजिए 20 लाख रुपए मुआवजा देगा तो उसमें वो 15 लाख इंक्लूड नहीं होंगे, उस 15 लाख के अलावा मुझे ये 20 लाख मिलेंगे। यानी ये काफी सख्त कानून कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, देखिए, जो पर्सन है जिसके साथ चीटिंग हुई है उसको कोई मेंटल पीड़ा भी होती है, उसका टाइम भी वेस्ट होता है, उसके खर्चे भी होते हैं अपने खुद के, जाना आना, ट्रैवल, हरासमेंट होता है, उसको उत्पीड़न होता है बहुत सारा, उसके लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन 1 लाख रुपए भी उसे देगा। तो बहुत अच्छा ये कस्टमर्स को दिमाग में रख के किया गया है, क्योंकि अगर हम डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश का सपना देख रहे हैं डिजिटल के थ्रू, तो इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी, वरना कस्टमर्स डिजिटल में नहीं जाएंगे। चलिए, एक और बात याद रखिए दिमाग में कि रविशंकर प्रसाद जो हैं हमारे DT के मिनिस्टर हैं। DT बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है
उसके लिए मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, और उन्होंने मीटिंग करी अभी अभी। इनफैक्ट ये मीटिंग अभी 4 दिन पहले ही हुई है लगभग, और उस मीटिंग में ये कहा उन्होंने कि जो हमारा टारगेट है, हमें डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट कितनी करनी है, 2022 तक हमें $1 ट्रिलियन की करनी है। $1 ट्रिलियन हो जानी चाहिए हमारी डिजिटल इकोनॉमी, ये टारगेट रखा है। वैसे एक बात बता देता हूं आपको, 2022 का जो साल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी डेडलाइंस हैं यहाँ पे 2022 की। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी हाउसिंग स्कीम है जो, जिसमें हम घर बनाएंगे, 6 करोड़ घर बनाएंगे, तो वो वाली जो स्कीम है वो भी, उसका टारगेट भी 2022 है। और जो हम फार्मर्स की इनकम डबल करना चाहते हैं वो भी हम 2022 तक चाहते हैं। तो कई सारी स्कीम है जिनका टारगेट 2022 है। अब बात करते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की। देखिए 6 बैंक्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ आरबीआई ने पिछले 1 साल में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया है। और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है ये कौन कौन से बैंक्स के खिलाफ लिया है, तो देखते हैं। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। हालांकि आईडीबीआई बैंक के में काफी समय से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चल रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, देना बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन ओवरसीज बैंक में भी काफी समय से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चल रहा है, याद रखिए। लेकिन इंडियन ओवरसीज बैंक में कोई भी फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये 5 बैंक हैं, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ, देना और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और अब लेटेस्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें जून के मध्य में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया गया है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है? अगर किसी बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जनरली हम बोल देते हैं अगर 90 दिन तक किसी ने बैंक से लोन ले लिया, उस पर ना तो उसने कोई इंटरेस्ट दिया, ना कोई प्रिंसिपल अमाउंट पे बैक किया बैंक को, तो हम कह देते हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है। तो बैंक को जब कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के बढ़ते जा रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप देखें हमारे अगर जो सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है जो, इनमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 12% से ज्यादा हो गए हैं। और अगर आप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिला के देखें तो 9% से ज्यादा हो गए हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अगर कोई बैंक उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते जा रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है काफी सख्ती से पेश आता है, उसके खिलाफ शुरू कर देता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में बहुत सारी चीजें की जाती हैं, जैसे वो उस बैंक को और ब्रांचेस खोलने से रोकता है, उस बैंक के प्रॉफिट्स पर रोक लगा देता है, वो बैंक कितना लोन दे सकता है, लेंडिंग कैपेसिटी, उस पर रोक लगा देता है। इसके अलावा डायरेक्टर की जो सैलरी वगैरह है वो भी कम कर देता है। ये सब चीजें करता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर। तो लेटेस्ट बैंक जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आया वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और टोटल बैंक अब तक हो चुके हैं 6। अब एक आपके लिए सवाल, हालांकि जवाब भी मैं खुद ही दूंगा, आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, सिर्फ इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए कौन सी भारत की सरकार की स्कीम है जिसके 50 लाख मेंबर हो गए हैं, 50 लाख सब्सक्राइबर, यानी 50 लाख लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाया है अभी अभी। तो ये है अटल पेंशन योजना। इसमें सरकार ने अनाउंस करा कि 54 लाख सब्सक्राइबर इनके हो गए हैं। अटल पेंशन योजना ये है कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, यानी 60 साल में पेंशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ये एज लिमिट है 60 ईयर्स। और कितनी पेंशन मिलेगी आपको? हर महीने मिलेगी 1,000 रुपए से 5,000 रुपए। वो डिपेंड करता है कौन सा प्लान आप लेते हैं, 1000 वाला लेते हैं कि 5,000 वाला। तो 1000 से लेके 5,000 तक के सारे इसमें वो अवेलेबल हैं, जो भी आप प्लान को सब्सक्राइब करते हैं। और एज है 18 से 40, यानी 18 से 40 के बीच में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट है तो आप इस स्कीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो बस कंडीशन ये है, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए बस, और 18 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना को 50 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, याद रखिए। पहले नंबर पे कौन खरीदता है? पहले नंबर पे खरीदता है यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप पूरा मिला के, और ये यूरोप है। और यूरोप में तो बहुत सारे देश हैं, इसीलिए हम उसको एक देश नहीं मान सकते। लेकिन अगर आप कंट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा तेल खरीदता है अमेरिका, और दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे इंडिया। तो भारत जो है अब अमेरिका से भी तेल खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है तेल, ये समझिए इस बात को। देखिए भारत का कई कंट्री ऐसे हैं जिनसे ट्रेड डेफिसिट है, और कई कंट्री ऐसे हैं जिनसे ट्रेड सरप्लस है। कहने का मतलब कुछ देश ऐसे हैं जिनसे हम खरीदते ज्यादा हैं, बेचते कम है। अगर किसी देश से हम खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम है तो हमारा नुकसान है, यानी हमारा ट्रेड डेफिसिट है। जैसे चाइना के साथ आज की तारीख में हमारा $60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, याद रखिए। लेकिन अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है हमारा, कितना? $22.4 बिलियन, यानी अमेरिका में हम सामान बेचते ज्यादा हैं और खरीदते कम है। अब नरेंद्र मोदी जी से डोनाल्ड ट्रंप मिले पिछले ही महीने, और डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को यह कहा कि थोड़ा सा ट्रेड बैलेंस करो, हमारा तो काफी नुकसान हो रहा है इसमें। हम भारत से खरीदते बहुत ज्यादा है और भारत में बेचते बहुत ही कम है। तो नरेंद्र मोदी जी ने फिर हामी भरी होगी जरूर जब ये खरीदना शुरू करा है। और यूनाइटेड स्टेट्स के पास तेल कहां से आया? आप तो कहेंगे यूएस तो तेल खरीदने वालों में से है, वो भी सबसे ज्यादा तेल खरीदने वालों में से है। तो अमेरिका ने अब से लगभग 2 से 3 साल पहले स्टार्ट किया अपना खुद का तेल निकालना, जो है शेल ऑयल। ये विशेष तरह का ऑयल है जो क्रूड ऑयल होता है उसके बिल्कुल मिलता जुलता है, शेल ऑयल। और आज अमेरिका पूरी दुनिया में तेल बेचने की पोजीशन में आ गया है, इतना तेल है आज अमेरिका के पास। तो शेल ऑयल भारत अमेरिका से खरीदेगा। और अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है, देखिए ये भारत है,
यहाँ पे। और भारत तेल किससे खरीदता है? मिडल ईस्ट से खरीदता है, जैसे ईरान से खरीदता है, नाइजीरिया से खरीदता है, अफ्रीका का देश है, इनसे खरीदता है काफ़ी। तो कई देशों से खरीदता है, सऊदी अरब से खरीदता है, कतर से खरीदता है। लेकिन अमेरिका तो बहुत दूर है। ये अमेरिका है, ये ऊपर कनाडा है, ये अमेरिका है और ये मैक्सिको है। अब अमेरिका से खरीदेगा तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी तेल महंगा पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने तेल के दाम भी उतने ही कम कर दिए हैं, यानी अब हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे तो वो उतना ही पड़ेगा लगभग जितना हम यूरोप से खरीदते हैं। तो आज की तारीख में हम एक बैरल का, यानी 159 लीटर का एक बैरल होता है, वो हम खरीद रहे हैं $47 के आसपास, जो हम खरीद रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से। तो ये $47 के आसपास खरीद रहे हैं। तेल की कीमतें बहुत क्रैश हो गई हैं। अमेरिका से जो पहला शिपमेंट है वो अक्टूबर 2017 में आ जाएगा। और अमेरिका से तेल क्यों खरीद रहे हैं? तेल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेड बैलेंस करना है। ट्रेड बैलेंस करना है तो अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। अब चीज़ें तो तेल ही खरीद लो, दूसरे कंट्री से खरीदो, अमेरिका से खरीदो, एक ही बात है। तो ये मेरे ख्याल से मोदी की स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। और जैसे मैंने बताया, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट, यूएस का ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ, हमारा तो ट्रेड सरप्लस हो गया इसीलिए। और भारत एक ऐसा देश है, बहुत तेल खरीदते हैं हम, हमारे पास तेल उतना है नहीं। भारत में जैसे बॉम्बे से हम तेल निकालते हैं, बॉम्बे हाई जिसे बोलते हैं, असम में दिग्बोई से निकालते हैं, तो हमारे पास उतना तेल लेकिन नहीं है। 80% भारत की जो तेल की जरूरत है वो आयात से पूरी होती है, इंपोर्ट से पूरी होती है। याद रखिए, भारत जो है वो लगभग 2 मिलियन बैरल, तो एक बैरल होता है लगभग 160 लीटर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 लाख से तो पता चल जाएगा कितना तेल हम खरीद रहे हैं अमेरिका से। और ये जो तेल है ये इसकी रिफाइनरी में जाएगा जो पारादीप उड़ीसा के अंदर है। यहां मैंने लिखा है नॉट वेरी स्मार्ट, क्योंकि देखिए उड़ीसा ये है, ठीक है, यानी भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे है, तेल यहां से आएगा। अब जब तेल यहां से आएगा तो फिर जो वेस्टर्न कोई एरिया है वहां पे आना चाहिए था, लेकिन अब देखना होगा, हो सकता है इस तरफ से भी आ जाए, यानी ईस्टर्न पार्ट से आ जाए, तो फिर उड़ीसा ज़्यादा सही रहेगा रिफाइनरी के लिए। खैर, हम एक बहुत बड़ी रिफाइनरी लगा रहे हैं, वो रिफाइनरी भारत की 3 सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं वो मिलकर लगा रही हैं। उसके बारे में मैं बताऊंगा, महाराष्ट्र में लग रही है, रत्नागिरी में, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब पेट्रोल के दाम गिर क्यों रहे हैं पिछले इतने सालों से? इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि जो सऊदी अरब है, एक तो उसने प्राइस वॉर स्टार्ट कर दिया है। सऊदी अरब बहुत अमीर देश है, तो जो बाकी देश हैं जिनमें तेल बहुत ज़्यादा है, ये सब ओपेक का हिस्सा है, जैसे वेनेजुएला, अंगोला, ईरान वगैरह, तो हम इनसे तेल खरीदते हैं। अब सऊदी अरब जो है उसके वो अमीर बहुत है, और अमीर आदमी होता है उसके जो पॉकेट होते हैं काफ़ी डीप होते हैं, यानी उसके पास धन बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो नुकसान भी उठा सकता है। लेकिन वो नुकसान उठाएगा, ये कंट्री नुकसान नहीं उठा पाएंगे, वेनेजुएला वगैरह। तो आज आप देख सकते हैं वेनेजुएला की इकोनॉमी वैसी धराशायी हो गई है, क्योंकि इस देश की लगभग 65% इकोनॉमी जो है वो तेल पर डिपेंड करती थी। दूसरी बात, तेल की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सारे देश तेल निकाले जा रहे हैं, तेल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो डिमांड है वो उतनी बढ़ी नहीं। इंडिया, चाइना, जापान वगैरह कंट्री जो तेल खरीदने वालों में से हैं, उनमें डिमांड देखा हमने कि उतनी बढ़ी नहीं। और जो यूरोप है, इनफैक्ट जो सबसे बड़ा जो बायर था, सबसे ज़्यादा तेल खरीदता था, वहाँ पे भी डिमांड डिक्लाइन हुई है पेट्रोल की। और हम ऊपर से अमेरिका ने अपना खुद का तेल निकालना स्टार्ट कर दिया, यानी जो अमेरिका पहले तेल खरीदने वालों में से था, तेल बेचने वालों में से हो गया है। तो वो डिमांड भी कम हो गई और सप्लाई और बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका ने अपना तेल निकाल लिया। इस वजह से तेल के दाम कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। अब तेल के दाम गिर रहे हैं, लेकिन हमारे जो दाम है वो उतने ही है। जैसे लगभग 2014 में जो हम पेट्रोल दिल्ली में रेट था लगभग 67 था, बीच में 69 भी हो गया था, आज भी वही है, 65-66 रुपए चल रहा है अभी जो रेट चल रहा है। तो आप कहेंगे जब दाम इतने कम हो गए हैं, पहले $140 पर बैरल के आसपास था, अभी $47 हम खरीद रहे हैं पर बैरल, यानी तेल के दाम लगभग 75% कम हो गए हैं, लेकिन हमारे तो उतने ही है। वो क्यों? क्योंकि सरकार का ये कमाई का जरिया है। सरकार इस पर लगाती है 2 तरह की ड्यूटी, एक तो एक्साइज ड्यूटी लगाती है और एक वैट लगाती है। ये दोनों याद रखिए। फॉर एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, 16 जून 2017 में जो हमने तेल खरीदा है, $47 के हिसाब से खरीदा है पर बैरल, यानी 159 लीटर। यानी सरकार को कितना पड़ता है 1 लीटर? सिर्फ 20 रुपए से भी कम, 19 रुपए पड़ता है, डीजल भी और पेट्रोल भी। पर हमें कितने में बेच रही है? 65 रुपए में बेच रही है पेट्रोल, और 55 रुपीज में लगभग बेच रही है डीजल। तो ये इतना पैसा बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि इस पर क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी लगती है। जैसे 21 रुपए लगभग लगती है 1 लीटर पे एक्साइज ड्यूटी, और जो वैट है वो लगता है लगभग 14 रुपए। तो 21 और 14, 35 रुपए तो यही लग गए। ये 35 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? सरकार की जेब में जा रहे हैं। और सरकार इससे क्या करती है? तो सरकार ये कहती है, हम इससे ये करते हैं कि हम जो हमारी इतनी सारी स्कीम चल रही हैं, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब में खर्च करते हैं। दूसरा, हम रोड बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सारे पावर प्लांट बनाते हैं, स्टील प्लांट बनाते हैं, ये सब लगाते हैं हम, और इन पे हम खर्च कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम तेल के दाम बहुत कम कर देंगे तो लोग पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, और उस वजह से पोल्यूशन बढ़ेगा। और हम अब COP21 पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा है, तो हमें हमारी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उनको भी कम करना है, ये भी सरकार बोल रही है। ऊपर से वो ये भी कहते हैं कि अगर पेट्रोल बहुत ज़्यादा भारतीयों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो हमें ये दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा, यानी हमारा जो
अकाउंट डेफिसिट है वो फिर से नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आयात पर निर्भर करेंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि भारत में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करें। और यूरोप वगैरह में डिमांड इतनी कम क्यों हो रही है पेट्रोल वगैरह की? वहाँ पे गाड़ी यूज़ करना बहुत महंगा है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, तो लोग मेट्रो वगैरह यूज़ करते हैं, उतना ज़्यादा पर्सनल गाड़ियाँ नहीं रखते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा, जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट हो गई हैं, यानी पहले की गाड़ी अगर 10 की माइलेज देती थी, आज की गाड़ी 15 की माइलेज दे रही है। तो जो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां आने की वजह से भी पेट्रोल की डिमांड कम हो गई है। और अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं, तो इनमें भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है कंसेप्ट जीरो लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी का। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं, हम हमारी इकोनॉमी को 2022 तक $1 ट्रिलियन बनाना चाहते हैं, डिजिटल इकोनॉमी को। तो हमें कस्टमर्स को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, आज भी ज्यादातर लोग, मैं कहता हूं भारत में, वो डिजिटल पेमेंट करने से घबराते हैं। उन्हें लगता है कोई फ्रॉड हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड नंबर कोई चुरा लेगा, तो लोगों में डर है। वो डर निकालने के लिए सरकार ने क्या करा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीरो लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी का ऑप्शन लेके आए हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड, तो आपका जो कस्टमर लायबिलिटी है वो कितनी कम से कम हम कर सकते हैं, यानी कस्टमर का नुकसान हम कितना कम से कम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिए, इसमें गलती बैंक की भी नहीं होनी चाहिए और आपकी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए किसी साइबर कैफे में गए, वहां पे अपना बैंक अकाउंट खोला और खोल के बिना पासवर्ड लॉग आउट करे वापस आ गए, तो वो गलती आपकी है। इसकी जांच होगी पूरी तरह से पहले, और अगर ये पाया गया कि आपकी गलती नहीं है तो पूरा जो पैसा है आपको वापस मिलेगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या रूल है। ये अनिवार्य कर दिया गया है, पहली बात तो, कि जितने भी कस्टमर हैं उनको अपना टेक्स्ट मैसेज अलर्ट होंगे, टेक्स्ट मैसेज अलर्ट, उन्हें अपना जो मोबाइल नंबर है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे डबल ऑथेंटिकेशन हो जाता है। आपके बैंक में जैसे ही किसी ने लॉगिन करा, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि भाई आपके मोबाइल किसी ने कि आपका बैंक जो है वो किसी ने खोल दिया, आपके बैंक में लॉगिन करा है, तो क्या ये आप ही हैं? नहीं है तो यहाँ क्लिक करिए और तुरंत बैंक का अकाउंट लॉक करवा दीजिए। इस तरह के मैसेज आते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आरबीआई ने कहा है अब ये अनिवार्य हो गया है। और एक चीज और कर दी है, आपका जो पैन नंबर है अब वो आधार से लिंक कर दिया है, आधार कार्ड से लिंक कर दिया है आपका पैन नंबर। ये भी याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 9 जून को ये, और ये स्टार्ट भी हो गया है। पैन से आधार लिंक कर दिया गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें करी गई हैं, देखिए, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, आपके साथ कोई किसी तरह का फ्रॉड हो जाता है, अगर आप बैंक को 3 दिन के अंदर अंदर नोटिफाई कर देते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, ठीक है, तो आपका कोई भी लायबिलिटी नहीं है, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर। अनऑथोराइज कोई ट्रांजेक्शन हो जाता है आपके अकाउंट से, आपने देखा आपके अकाउंट से 10,000 रुपए कट गए, आपने तो किए नहीं, बैंक को तुरंत इन्फॉर्म कर दो, आपको पूरा वापस मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर बैंक को इन्फॉर्म करते हैं तो गलती आपकी है, भाई आपने लेट इन्फॉर्म करा है, तो लेकिन तब भी काफी उदारता रखी गई है, आपका सिर्फ 25,000 रुपए तक का लायबिलिटी है मैक्सिमम, बस। लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर करते हैं तो, 3 दिन के अंदर करते हैं तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। अब आप पूछेंगे 7 दिन के बाद करेंगे तो क्या होगा, ये अच्छा सवाल है, ये बताता हूं आपको। अब मैंने जैसा बताया, ये सारे रूल तभी अप्लाई होंगे जब ना आपकी गलती है और ना बैंक की गलती है, लेकिन सिस्टम में कोई गलती है, तब ये रूल अप्लाई होंगे। दूसरी बात, इसमें हर तरह के ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, डिजिटल पेमेंट होना चाहिए। अब वो डिजिटल पेमेंट कैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी मॉल में शॉपिंग करने गए, आप शॉपिंग की लाइन में खड़े हो गए और आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, यानी वो फेस टू फेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और आप घर में बैठे हैं, अमेजॉन से आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। किसी भी तरह का आपके साथ कोई अनऑथोराइज मतलब आपकी मर्जी के बिना कोई भुगतान हो जाए, कोई हस्तांतरण हो जाए पैसों का, तो उसमें ये लायबिलिटी क्लॉज आ जाएगा। लेकिन 7 दिन के बाद करेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 दिन के बाद करेंगे तो ये डिसाइड करेगा बैंक का बोर्ड, और इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी लायबिलिटी कितनी है। लेकिन अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो इसमें आपको मैक्सिमम लायबिलिटी है 10,000 रुपए, याद रखिए, मैक्सिमम लायबिलिटी 10,000 रुपए है सेविंग बैंक अकाउंट वालों के केस में। तो ये काफी अच्छी चीज करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और एक और चीज करी है, जितने भी बैंक हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, सबको ये कहा है कि आप अपना जब वेबसाइट बनाएं, फॉर एग्जांपल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है वो है onlinesbi.com। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये अपने होम पेज के ऊपर ही देना है ऑप्शन कि कस्टमर जहां रिपोर्ट कर सकें। भाई आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, आपके अकाउंट से 10,000 रुपए कट गए, ठीक है, और आपने वो पेमेंट करी नहीं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे गए, वहां पे आपको ऑप्शन ही नहीं मिला कि मैं कहां पे रिपोर्ट करूं। यानी कस्टमर्स के लिए इजी बनाना है कि वो रिपोर्ट कर सकें बैंक को फटाफट, वरना बैंक कह देगा हमने तो वेबसाइट पे ऑप्शन दिया हुआ है, कस्टमर ने रिपोर्ट नहीं किया।
तो ऐसा नहीं है, जो अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम है वो अपने होम पेज पे बैंक्स को देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आप एसएमएस करके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं बैंक को, फोन करके भी कर सकते हैं, कॉल सेंटर में, ईमेल, किसी भी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बैंक ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो कस्टमर का कॉल ही नहीं आया, मैंने, यानी बैंक एक तरह से कोई चालाकी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी सारी तरह से जब कस्टमर इन्फॉर्म कर सकता है बैंक को तो वो करेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत की इकोनॉमी जो है इस वक्त बहुत अच्छी है, वैसे दुनिया के मुकाबले तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा डीमोनेटाइजेशन के बाद गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि जो पिछला साल खत्म हुआ है, हम फाइनेंशियल ईयर किसे बोलते हैं, भारत में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक, ठीक है, ये हमारा था फाइनेंशियल ईयर 2017। अब इसका जो आखिरी क्वार्टर था, आखिरी 3 महीने, यानी कि जनवरी 2017 से मार्च 2017, 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017, हमारी इकोनॉमी बुरी तरह से गिर गई। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ हुआ सिर्फ 6.1% हुआ, सिर्फ 6.1%। और यह बहुत ही ज्यादा हमारे लिए एक धक्का था, क्योंकि सरकार यह कह रही थी डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण की वजह से इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वजह से जितने भी हमारे एजेंसी हैं, जितने भी हमारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, सबने हमारी जो इकोनॉमी का प्रॉस्पेक्ट है वो रिवाइज करा है। जैसे कोई पहले कह रहा था हम 7.5% ग्रो करेंगे अगले साल, कईयों ने कम कर लिया है, अब तो सबने रिवाइज करा है, सबने। तो जो BMI रिसर्च है इसके हिसाब से हम ग्रो करेंगे, हमारा जो रियल जीडीपी ग्रोथ होगा वो होगा 6.9% इस फाइनेंशियल ईयर में। इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, 2017-18, यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018। आप इसको फिस्कल भी बोल सकते हैं, करंट फिस्कल या करंट फाइनेंशियल ईयर एक ही बात है। तो इसमें हम कितना ग्रो करेंगे, 6.9%। तो मैं देख रहा हूं एग्जाम में काफी पूछ रहे हैं आजकल की जीडीपी प्रोजेक्शन किसका कितना है, और ये इंफॉर्मेशन अच्छे से मिलती नहीं है, तो सारे बैंक्स का मैंने कवर कर दिया है इसमें। विमुद्रीकरण हमने कब करा था, 8 नवंबर को। ये नरेंद्र मोदी जी ने बम गिराया था सबके ऊपर कि 8 नवंबर को, और 9 तारीख से ये अप्लाई हो गया था। तो इसमें 500 और 1000 के जो पुराने नोट हैं वो बंद कर दिए गए थे। फिच रेटिंग, देखिए दुनिया की 3 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, एक तो फिच है, एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है, और फिच, स्टैंडर्ड और पुअर, एक और है मूडीज, या मूडीज। ये 3 है। अब ये तीनों क्या क्या प्रोजेक्शन दे रही हैं, क्या क्या बोल रही हैं, ये बहुत मायने रखता है दुनिया के लिए। फिच क्या कह रहा है, फिच ये कह रहा है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से सबने देखा कि हमारा जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह से कोलैप्स हो गया। हमारी ग्रोथ हुई सिर्फ 6.1% आखिरी क्वार्टर में पिछले फिस्कल के, यानी जनवरी से मार्च 2017 हमारी सिर्फ 6.1% हुई, और ये पिछले 3 सालों में सबसे कम है। इससे कम ग्रोथ सिर्फ हमारी 2014 का जो 2014 फाइनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर था, कहने का मतलब जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक, ये कांग्रेस सरकार का आखिरी 3 महीने थे, उसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इससे स्लो हुई थी, वरना उसके बाद इससे ज्यादा ही हुई है 6.1% से। तो एक काफी बड़ा धक्का था भारत के लिए। लेकिन फिच ने यह कहा है कि अब रिकैपिटलाइजेशन हो रहा है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कहा है पिछले हफ्ते 83% रिकैपिटलाइजेशन हो चुका है, यानी पैसा वापस इकोनॉमी के अंदर आ गया है, जो गया था 83% आ गया है, और ये बहुत जल्दी अब 100 भी हो जाएगा। इसकी वजह से फिच ने कहा है हमारा जीडीपी ग्रोथ अच्छा होगा, यानी कि अगले 2 जो फिस्कल हैं उनमें हमारा जीडीपी कितना ग्रो करेगा, 7.4% इस वाले में, और अगले वाले में 7.6%। तो याद रखिए ये है फिच की प्रोजेक्शन। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि जो करंट फिस्कल है हमारा, फाइनेंशियल ईयर 2018 जिसको बोलते हैं, इसमें हमारा जो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ है ये 7.3% होगा। ये काफी हेल्दी है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER ने कहा है कि हमारा जो इकोनॉमी ग्रो करेगा वो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है करंट फिस्कल 2017-18, इसमें हम ग्रो करेंगे 7.6%। क्लियर, पहले ये कह रहे थे हम 7.3% करेंगे, पर अब इन्होंने बढ़ा दिया है क्योंकि रिकैपिटलाइजेशन हो रहा है, तो ये कह रहे हैं हमारी ग्रोथ वापस आ जाएगी। तो याद रखिए क्वेश्चन अगर आए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के हिसाब से हमारी प्रोजेक्शन कितनी है, 7.6%। और ये पूछ लें कि पिछले साल कितना ग्रो करे थे हम, यानी कि 2016-17 में हमारी ग्रोथ कितनी थी इकोनॉमी की, 7.1%। ये भी याद रखिए। अब इस साल की इकोनॉमी अच्छी होगी कि खराब होगी, ये हम 7.1 से डिपेंड करेगा। 7.1 से ज्यादा हुए तो ये साल अच्छा है, और सरकार को 1 साल 10 महीने रह गए हैं, फिर दोबारा चुनाव होंगे, तो सरकार के सामने चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो शैडो इकोनॉमी है, शैडो इकोनॉमी क्या होती है, शैडो इकोनॉमी होती है जो अवैध होती है, इलीगल। जो भी आप सेवाएं और उत्पाद यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनका उत्पादन करते हैं
और वो आप छुपा के करते हैं, उसको बोलते हैं शैडो इकोनॉमी। तो भारत की जो शैडो इकोनॉमी है वो, यानी काला धन बाजारी एक तरह से बोल सकते हैं, वो हमारी श्रिंक कर जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। यानी 2025 तक 13.6% ऑफ द जीडीपी हो जाएगी। ये कहा चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ने, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट ACCA ने कहा है। शैडो इकोनॉमी जो होती है, जैसा मैंने बताया, गुड्स एंड सर्विसेज जब आप उनका उत्पादन करते हैं अथॉरिटी से छुपा के। ये इनकी रिपोर्ट आई है, एमर्जिंग फ्रॉम द शैडोज द शैडो इकोनॉमी टू 2025। और अभी कितनी है अगर आपसे पूछें, 2016 में कितनी थी? 17.22%। कहने का मतलब हमारा जितना भी जीडीपी है उसका 17.22% इलीगल है, शैडो इकोनॉमी के अंदर आता है। तो इससे पता चल सकता है आपको कि कितने बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने। 2016 के अंदर 26,15,800 करोड़ रुपए इलीगल था भारत के अंदर। 26,15,800 करोड़ रुपए 2016 के अंदर, 17.22% ऑफ जीडीपी। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कितना ग्रो करेंगे हम? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हम ग्रो करेंगे अभी इसी फिस्कल में 7.2%। फाइनेंशियल ईयर 2018 में 7.2% ग्रो करेंगे हम। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से कितना करेंगे? अगेन 7.2%। तो ये अच्छा है, याद रखने में आसानी हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी 7.2% और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ब्रेटन वुड्स ट्विंस, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, उसके तहत ये दोनों बने थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से कितना ग्रो करेंगे हम? संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है इसकी, उसके हिसाब से हम ग्रो करेंगे 7.3% इन 2017। तो इन्होंने जनवरी से दिसंबर 2017 तक का बताया, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2017 का नहीं बताया। यानी कहने का मतलब 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक हम ग्रो करेंगे 7.3%। और 2018 में कितना ग्रो करेंगे? 7.9%। तो जो यूएन है उन्होंने काफी पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड किया है हमारे जीडीपी प्रोजेक्शन की तरफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक में हमारा चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा हिस्सा है। पहले पे है जापान का, फिर है अमेरिका का, फिर है चाइना का और फिर है हमारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारा मित्र है, क्योंकि जापान डोमिनेटेड है तो जापान हमारा मित्र है, अमेरिका हमारा मित्र है। तो जापान और अमेरिका डोमिनेटेड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है हम ग्रो करेंगे इस करंट फिस्कल में, यानी 2017-18 में हम ग्रो करेंगे 7.4% और अगले साल कितना करेंगे? 7.8%। और जैसा मैंने बताया हमारी पिछले साल की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी थी? 7.1% थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें पैसा भी दे रहा है। कौन सा पैसा दे रहा है? $275 मिलियन का लोन दे रहा है, जो मध्य प्रदेश के अंदर छोटे शहरों में अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण करने के लिए हम जो पानी की सप्लाई करेंगे प्रॉपरली 3 लाख घरों को फायदा होगा। ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा प्रोजेक्ट है ये। उसमें $275 मिलियन का लोन कौन देगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं ताकेहिको नकाओ। ताकेहिको नकाओ। चलिए, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत धन दे रहा है भारत को। अगले 5 सालों में $10 बिलियन देगा। $1 बिलियन कितना होता है? 6200 करोड़ रुपए होता है। अगर $1 की वैल्यू मैं 62 रुपए लगाऊं आज के हिसाब से, तो 6200 करोड़ रुपए होता है। तो 10 बिलियन कितना हो गया? 62,000 करोड़ रुपए हो गया। अगले 5 सालों के अंदर इतना लोन हमें मिलेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, खासकर जो भारत के गरीब राज्य हैं उनके अंदर, छोटे राज्य, गरीब राज्य, छत्तीसगढ़ वगैरह, झारखंड वगैरह, इनके अंदर। और एक और चीज, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा भारत के अंदर। इसके लिए भी धन कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एक क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। क्या है ये कॉरिडोर? कोलकाता से लेके कन्याकुमारी तक रास्ता बनेगा, 2500 किलोमीटर लंबा रास्ता बनेगा। इसको नाम दिया गया है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये कोलकाता से शुरू हो जाओ, कोलकाता ये वेस्ट बंगाल आ गया, फिर यहाँ उड़ीसा आ जाएगा, फिर ये आंध्रा आ जाएगा, फिर ये तमिलनाडु आ जाएगा। तो ये रास्ता बनेगा ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, 2500 किलोमीटर का रास्ता। इसके लिए धन कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड ने क्या कह दिया? हार्वर्ड कह रहा है कि भारत की ग्रोथ तो जबरदस्त होगी। इनफैक्ट हार्वर्ड ने यह कहा है कि इंडिया टू बी द बेस टू इकोनॉमिक पोल ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। यानी कहने का मतलब भारत एक पाइवॉट की तरह काम करेगा। भारत वो नींव होगी जिसपे पूरी दुनिया ग्रो करेगी। इतनी तारीफ हार्वर्ड ने हमारी करी है। हार्वर्ड ये कह रहा है कि दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा ग्रो करेगी 2025 तक। एक है इंडिया, एक है युगांडा। कौन कौन से हैं? इंडिया और युगांडा। युगांडा जिसकी राजधानी कंपाला है। इसको युगांडा को कई बच्चे रुआंडा से कंफ्यूज कर देते हैं। रुआंडा भी एक अफ्रीका का देश है, रुआंडा भी गरीब देश है, युगांडा भी गरीब देश है। रुआंडा की राजधानी किगाली। आपने किगाली एग्रीमेंट सुना होगा, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया और युगांडा
दोनों ग्रो कितना करेंगे? 7.7% एनुअली ग्रो करेंगे। और ये दो कंट्री ऐसे हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ये होंगे 2025 तक। और चाइना जो है उसके प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं हैं। चाइना के बारे में ये कहा गया है कि चाइना की जो एनुअल ग्रोथ होगी वो होगी 4.4%। कब तक? 2025 तक 4.4%। यानी भारत चाइना को पीछे छोड़ के आगे निकल सकता है। अब बात करते हैं काले धन की। मैं अब मान लीजिए मैं हूं और मैं 1 करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा करा दूं, तो क्या वो काला धन हो जाएगा? नहीं। स्विस बैंक नॉर्मल बैंक है, कोई भी जाके पैसा जमा करा सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका स्विस बैंक में अकाउंट है वो काला धन ऑटोमेटिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, स्विस बैंक में हम बहुत ज्यादा पैसा जमा कराते थे। एक वक्त तो हम पूरी दुनिया में 37 नंबर पे थे जो सबसे ज्यादा पैसा जमा कराते थे। आज हमारी खिसक के 88 प्लेस पे आ गए हैं। और सरकार ने काफी कदम उठाए। सरकार कह रही है ये हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि काले धन को वापस लाने के लिए हमने ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट कराए स्विस बैंक के साथ। यानी स्विस बैंक्स में, स्विस नेशनल बैंक जिसे बोलते हैं, वो हमें पूरी रिपोर्ट देगा कि कितने भारतीय कितना पैसा जमा करा रहे हैं। और ये भारत की सबसे लोवेस्ट रैंकिंग है। ये जो रैंकिंग है 88th। यानी पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज ने पैसा रखा है स्विस बैंक्स के अंदर, 88th नंबर पे हम आते हैं। यानी बहुत पीछे हैं। यानी बहुत अच्छी बात है ये, और पीछे होनी चाहिए। सबसे नंबर 1 पे कौन है? यूके। यूनाइटेड किंगडम का सबसे ज्यादा धन है स्विस बैंक के अंदर, याद रखिए। दूसरे नंबर पे कौन है यूके के बाद? अमेरिका, यूएस। और स्विस बैंक्स में जितना भी धन रखा है, अगर आप देखें तो भारत के का सिर्फ 0.04% है उसमें। यानी स्विस बैंक्स के अंदर 99.96% धन हमारा नहीं है, दूसरे देशों का है। तो इसी से आप समझ सकते हैं। अब इसमें हम इन्हें इंप्रूव कैसे करा है? देखिए, इंप्रूव हमने ऐसे करा है, अगर आप हमारी पिछले साल, यानी ये 2016 के लिए आई है जो रैंक है हमारी 88। 2015 में हम 75 नंबर पे थे। 2014 में हम 61वें नंबर पे थे। 2014 में ये नई सरकार बनी थी मई के अंदर, 15 मई 2014 को। अब जब से सरकार आई है, पहले 61, फिर 75, फिर 88। यानी इससे पता चल रहा है डेफिनेटली काला धन कम हुआ है स्विस बैंक के अंदर। और हम 2007 तक तो टॉप 50 कंट्री में थे। इनफैक्ट 2004 में हम 37वें नंबर पे थे पूरी दुनिया में, इतना ज्यादा काला धन था। अब नया फ्रेमवर्क हमने करा है स्विस नेशनल बैंक के साथ, जिससे हमें ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा। कितना धन रखा है सब मिलेगा। स्विस बैंक में जितना भी काला धन है उसका 25% यानी 1/4 यूके का है। यूके में आप जानते हैं 4 कंट्री आते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड आता है मुख्यतः, मैं आइलैंड वगैरह छोटे छोटे उनकी बात नहीं कर रहा। नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और इंग्लैंड आता है। यानी 1/4 धन स्विस बैंक्स में किसका है? यूके का है। और 14% है अमेरिका का। इनका सबसे ज्यादा काला धन है। और हमारा कितना है? सिर्फ 0.04%। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी एक्सचेंज की। कमोडिटी एक्सचेंज, दो भारत के बड़े कमोडिटी एक्सचेंज, बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन अब बड़े हो गए हैं। तो ये दो बड़े एक्सचेंज हैं, एक है एनएमसीई और आईसीईएक्स। अब ये मिलके इन्होंने जो दोनों मर्ज हो गए हैं, आपस में मिल गए हैं, अब इन्होंने बना दिया इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज। तो कौन कौन से दो मिले हैं? नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एनएमसीई और आईसीईएक्स यानी इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। दूसरी बात, ये क्या क्या सर्विस देंगे? ये मिलके भारत का तीसरा सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज हो जाएंगे। और ये इन पे आप ये सारी चीजें कमोडिटीज वो कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑयल, रबड़, एग्री कमोडिटीज वगैरह। अब ये दुनिया का पहला डायमंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर करेंगे। याद रखिए, कौन ऑफर करेंगे? जब ये दोनों मिलके जो एंटिटी बनेगी वो करेंगे, इंडिविजुअली नहीं। दोनों मिलने के बाद ये हीरे भी रखेंगे अपने कमोडिटीज एक्सचेंज के अंदर। और जो नया कमोडिटी एक्सचेंज बनेगा इन दोनों को मिलने के बाद, उनमें किसका कितना हिस्सा होगा? तो आईसीईएक्स का होगा 62.8% और एनएमसीई का होगा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का होगा 37.2%। इसमें हिस्सा होगा। और जो आईसीईएक्स है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो किया हुआ है रिलायंस कैपिटल ने। ये लार्जेस्ट इन्वेस्टर है आईसीईएक्स के अंदर। भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? मैंने आपको कहा था तीसरा सबसे बड़ा बनेगा। तो पहले दो कौन से हैं? सबसे बड़ा भारत का, इनफैक्ट 80% हमारा जो कमोडिटी फ्यूचर मार्केट है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, इतना बड़ा है। और ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा है अगर आप बात करें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड के। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है भारत का नंबर 1। और दूसरे नंबर पे है नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, एनसीडीई, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। ये 2003 में लॉन्च हुआ था और ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है। और अब तीसरा कौन सा हो जाएगा? एनएमसीई और आईसीईएक्स को मिलने के बाद जो बनेगा वो हो जाएगा तीसरा। अब सवाल ये कमोडिटीज एक्सचेंज होता क्या है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। कमोडिटी मार्केट क्या होता है? देखिए, कमोडिटी मार्केट क्या होता है? देखिए, कई तरह की मार्केट होती है। इक्विटी मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट होती है, डेट मार्केट होती है, बहुत तरह के मार्केट हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट भारत में अब काफी पॉपुलर हो रहा है। वो क्यों पॉपुलर हो रहा है? क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, इसलिए पॉपुलर हो रहा है।
कमोडिटी मतलब क्या होता है? कोई भी उत्पाद, कोई भी चीज वो कमोडिटी है। जैसे हीरा क्या है? कमोडिटी है। इसी तरह आप सेब खा रहे हैं, सेब क्या है? कमोडिटी है। तो यहां पे ये एक तरह का मार्केट है जहां पे बेचने वाले हैं और खरीदने वाले हैं, यानी एक तरह का नॉर्मल मार्केट हो गया। तो फर्क क्या है? फर्क ये है इसमें आप अपने आप को हेज कर सकते हो, HEDGE, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा भारत में ट्रेडिंग होती है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है, मान लीजिए मैं लेट से मेरी जूस की दुकान है और बहुत बड़े लेवल की जूस की दुकान है मेरी, और मैं 1 लाख, और मैं बेचता हूं सिर्फ एप्पल जूस, ठीक है, और 1 लाख सेब मेरा हर महीने लगते हैं जूस बेचने में। 1 लाख सेब मैं खरीदता हूं। अब मुझे यह डर है, ये अभी चल रहा है जुलाई, मुझे यह डर है कि इस साल दिसंबर में सेब कहीं महंगे ना हो जाएं, क्योंकि अगर सेब महंगे हो गए तो मेरा नुकसान बहुत हो जाएगा। जूस के दाम में बढ़ा नहीं सकता क्योंकि कंपिटेटिव मार्केट है, लेकिन मुझे अगर सेब महंगे हो गए तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और सेब, किसी ने मुझे कह दिया कि सेब बहुत महंगे हो सकते हैं, इस साल सूखा पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, वेदर फॉरकास्टिंग हो गई, सूखा पड़ रहा है तो एप्पल कम प्रोड्यूस होंगे, और एप्पल कम प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा? एप्पल के दाम बढ़ जाएंगे, और इसीलिए जो मेरा खर्चा है वो डबल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कमोडिटीज मार्केट में जाऊंगा और वहां पे एप्पल पहले ही एक फिक्स्ड प्राइस पे खरीद लूंगा दिसंबर के लिए। यानी मैं ये सेंस करूंगा कि इस साल सूखा पड़ने की वजह से एप्पल के दाम दिसंबर में बढ़ जाएंगे, तो अभी वाले दामों पे, जो अभी दाम चल रहे हैं उन पे मैं खरीद लूंगा। लेकिन और इसमें फायदा क्या होगा? देखिए, इसमें जो किसान है उसका यह फायदा हो जाएगा कि किसान को एक श्योरिटी मिल जाएगी कि दिसंबर में मेरा जो माल है वो बिकेगा। दूसरी बात, मेरे को यह श्योरिटी हो जाएगी कि अगर दाम बढ़ते हैं, दोनों के लिए रिस्क है। देखिए, रिस्क तो हर जगह ही है, लेकिन इसमें मैंने अपने आप को हेज कर लिया, मैंने अपने आप को सिक्योर कर लिया। और फार्मर ये है कि फार्मर के पास ये सिक्योरिटी हो गई कि उसका जो माल है दिसंबर में बिक जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इस बार सूखा पड़े, ये सिर्फ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं इसे। और ये एग्री कमोडिटीज ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है भारत के अंदर, बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट जो NCDEX है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसमें एग्री कमोडिटीज ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग। और इसमें हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और अभी लेटेस्ट आपको बताता हूं, जो हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने कहा है कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर हेज फंड्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट है। अब बात करते हैं कुछ और। तेलंगाना की सरकार ने अपना खुद का वॉलेट बना दिया है, इसका नाम है टी वॉलेट। अब आप कहेंगे कि इतने सारे वॉलेट है तो ये क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया क्योंकि इसमें मोबाइल फोन की आवश्यकता भी नहीं है। आपने क्या कभी ऐसा कोई वॉलेट सुना है जिसमें मोबाइल फोन भी नहीं चाहिए? आप पेटीएम है, ऑक्सीजन है, सबके लिए मोबाइल चाहिए, टी वॉलेट के लिए मोबाइल भी नहीं चाहिए। तो कैसे बात बनेगी? मोबाइल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। तो तेलंगाना सरकार का अपना वॉलेट है, टी मतलब तेलंगाना, तेलंगाना वॉलेट, और इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन फी नहीं लगेगी आपकी, याद रखिए। और इसमें भी सेम लिमिट है जो पेटीएम में। अगर आपका केवाईसी करवाया हुआ है तो 1 लाख रुपए तक आप इसमें रख सकते हैं, केवाईसी नहीं करवाया हुआ है तो 20,000 रुपये तक रख सकते हैं। पेटीएम में भी यही है, केवाईसी करवाया तो 1 लाख रुपए। और सरकार जो है इस वॉलेट को यूज करना चाहती है पैसा पे करने के लिए। मनरेगा स्कीम जो है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप है वो इस वॉलेट के थ्रू पेमेंट करना चाहती है तेलंगाना की सरकार। अब अगर मोबाइल फोन नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आप ये केंद्र बनाए जिनका नाम है मी सेवा, MEESEVA, मी सेवा केंद्र पे जाइए, और वहां पे अगर आपके पास फोन नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक्स यूज कर सकते हैं आप, और आपके पास एक पासवर्ड आ जाएगा आधार की वजह से, और आप अपना यूज कर सकते हैं। फोन नंबर है तो, नहीं है तो भी यूज कर सकते हैं। सेंटर पे जाके फिर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें 1 लाख रुपए EKYC के लिए और नॉन EKYC के लिए 20,000। इसके बाद बात करते हैं उड्डयन विभाग की, एविएशन मार्केट। भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक ट्रैफिक मार्केट बन गया है। देखिए, पहले दो तो बहुत ही आगे हैं, उनसे हम कंपीट नहीं कर सकते। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फ्लाइट लेते हैं, ठीक है, तो इनसे तो हम नहीं कंपीट कर सकते हैं। लेकिन हम जापान से कर सकते हैं, तो जापान को हमने ओवरटेक कर लिया है। जैसे अगर मैं 2016 की बात करूं तो भारत में कितने लोग उड़े? 10 करोड़ लोग उन्होंने फ्लाइट्स लिया भारत में 2016 में, और 9.7 करोड़ लिया जापान ने। तो जापान को हम ओवरटेक कर गए हैं। याद रखिए, जापान को हमने ओवरटेक करा है सिर्फ डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में नहीं। अगर मैं टोटल देखूं उसमें हम चौथे नंबर पे हैं, जापान से पीछे हैं। तो यानी कि डोमेस्टिक में नंबर 1 US, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया। लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मिला के, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय मिला के, पहले पे US, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पे इंडिया। तो ये याद रखिए। और ये सारा डेटा जो है ये आप ये दिखा सकते हैं कि हम कितना आगे निकल रहे हैं इसके अंदर। अब हमारा अगला टारगेट क्या है? देखिए, अमेरिका और चाइना को तो हम बहुत ही आगे हैं, उनसे हम कंपीट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ,
अगर हम ओवरऑल देखें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो हम जापान को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक और वो मिला के 13 करोड़ लोग उड़े और जापान में उड़े 14 करोड़। तो हम जापान को टारगेट कर रहे हैं, हम थर्ड आना चाहते हैं ओवरऑल, ये हमारा टारगेट है। ये कहा है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जयंत सिन्हा, दोनों ने ये कहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश को लोन मिला है वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक से ये कितना लोन मिला है? $36 मिलियन का लोन मिला है। क्या करेगा हिमाचल प्रदेश इसका? हिमाचल प्रदेश अपना जो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट सेक्टर है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, यानी कि जो वित्तीय कर विभाग और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट सेक्टर, उनको इंप्रूव करना चाहता है। उस इंप्रूवमेंट के लिए इसने लोन उठाया है वर्ल्ड बैंक से $36 मिलियन का। तो कौन किसको कितना लोन दे रहा है ये सब याद रखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा लोन उठाया वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक जब से बना है सबसे ज्यादा लोन वर्ल्ड बैंक ने किसको दिया है? भारत को दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $625 मिलियन का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। क्यों? क्योंकि ये भारत में जो सौर ऊर्जा से चलने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस करना चाहता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है वर्ल्ड बैंक से, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब देगा भारत में कंपनीज को। और जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो है 175 गीगावाट। ये हमें कब तक लगाना है? 2022 तक लगाना है। तो 2022 तक की टारगेट है। 175 गीगावाट जैविक ऊर्जा का टारगेट है हमारा। इसको आप 175,000 मेगावाट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक के सीईओ हैं क्रिस्टिना जॉर्जिएवा और प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से उठाया मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है भारत में कौशल विकास के लिए। इसका नाम है स्किल इंडिया मिशन ऑपरेशन। स्किल इंडिया मोदी जी ने स्टार्ट किया था, स्किल इंडिया। तो इसके लिए भी लोन दे रहा है। कितने का? $250 मिलियन का लोन दे रहा है वर्ल्ड बैंक भारत को। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। और ये है क्या? इसमें बेसिकली वही है कि हम हमारी जो यंग जो पॉपुलेशन है हमारी, हम उसमें कौशल विकास करेंगे और उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमें 5 साल के लिए अगले वर्ल्ड बैंक देगा। चलिए, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पैनल बनाया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पैनल का मतलब ये है कि हमारी जो कंपनियां वगैरह हैं, हमारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो हमारी इंडियन कंपनी है उनमें प्रोफेशनलिज्म उतना नहीं है, उनमें बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हमारी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम होती है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कमेटी बनी है, 21 मेंबर है इस कमेटी में, और इसको हेड करेंगे उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन है ये, कोटक ग्रुप के। तो ये जो कमेटी है इट विल बी हेडेड बाय उदय कोटक। अब बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, ऑक्सफर्ड ने दी है ये, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। इसका नाम है ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI। इसके हिसाब से पूरी दुनिया के 31% मल्टी डायमेंशनली पुअर बच्चे इंडिया के अंदर है। मल्टी डायमेंशनली पुअर मतलब क्या होता है? जो बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज होते हैं, सिर्फ पैसों से नहीं, सेहत से, एजुकेशन से। तो 31% पूरी दुनिया में जितने भी मल्टी डायमेंशनली पुअर बच्चे हैं वो कहाँ है? भारत में। ये बहुत एक शर्मनाक बात है कि 689 मिलियन, मतलब 68 करोड़ 90 लाख बच्चों में से 31% भारत में, और 31% यानी कोई क्लोज भी नहीं है। दूसरे नंबर पे नाइजीरिया है 8%, तीसरे नंबर पे इथोपिया है 7%, और चौथे पे है पाकिस्तान 6%। इसके बारे में कुछ और बात बताता हूं। मल्टी डायमेंशनली पुअर का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है 10 इंडिकेटर होते हैं, उनमें से कम 1/3 पे पुअर है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इन सब में। और इसमें बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, जैसे अब इसमें जो हेल्थ है, हेल्थ में क्या क्या देखते हैं? बच्चे का खाना पीना कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी कैसी है, कितने बच्चे पैदा होते ही मर जा रहे हैं, एजुकेशन ये सब कैसी है, बच्चा जो है उसको ईंधन कितना मिलता है, उसको सैनिटेशन कैसी है, टॉयलेट वगैरह अवेलेबल है कि नहीं है, पानी पीने का अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है, बिजली मिलती है कि नहीं। तो बहुत सारे पैरामीटर हैं, और उनमें अगर 1/3 में बच्चा पुअर है तो मतलब मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें, तो अगर हम ओवरऑल बात करें गरीब लोगों की, तो पूरी दुनिया में जो गरीब लोग हैं उनमें से 52.8 करोड़ भारत के लोग हैं। मतलब भारत में जितने भी लोग हैं, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। मल्टी डायमेंशनली पुअर मतलब सिर्फ गरीब ही नहीं, अति गरीब, या कह सकते हैं जिसे कई तरह से गरीब। तो 52.8 करोड़ इंडियंस हैं जो गरीब हैं। तो ये बहुत एक हमारे लिए 134 करोड़ में से लगभग 52.8 करोड़ लोग हैं भारत में जो गरीब हैं। चलिए अब और बात करते हैं, कुछ इकोनॉमी की बात करते हैं। जनरली यही होता है, हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा GDP इतना ग्रो कर रहा है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब असली में जो बात आती है ऑन ग्राउंड,
जमीन पे तो हम कहीं नहीं है। खैर, भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, ऐसा कह रहा है एटी करनी, फाइनेंशियल कंपनी है बहुत बड़ी एटी करनी, ये कह रहा है भारत चाइना को पीछे छोड़ के बन गया है टॉप कंट्री फॉर रिटेल इन्वेस्टमेंट, यानी रिटेल में होने वाले इन्वेस्टमेंट में भारत चाइना को पीछे छोड़ दिया है उसने। और इसके कारण ये है कि भारत का जीडीपी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और भारत का जो मिडिल क्लास है वो रिच हो रहा है और ये ड्राइव कर रहा है हमारी ग्रोथ को। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, और मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हम कितना ग्रो करेंगे, 7.2%। वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, पूरी दुनिया की अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ देख लूं तो वो 2.7% होगी 2017 में, और 2016 में ये थी 2.3%। यानी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। और वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्ट करी है ग्रोथ कितनी है, 2.7% 2017 में। आईसीआईसीआई बैंक है, इसने ऐसे एटीएम लगाए हैं जो सौर ऊर्जा से चलेंगे, सोलर पावर। याद रखिए, सोलर पावर में भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करा है। भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू करा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने मिलकर स्टार्ट करा है? ये भारत और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट करा है। आज 125 से ज़्यादा देश इसका हिस्सा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसे एटीएम बना दिए हैं जो किससे चलेंगे, सौर ऊर्जा से चलेंगे। और इससे वो ये कह रहा है कि जो कार्बन है वो भी कम निकलेगा और जो हम एनर्जी बचाएंगे वो इतनी है कि 42,000 जो रूरल हाउस होल्ड है उनको बिजली दे सकती है वो एक साल के लिए। इससे बिजली बचेगी, कार्बन एमिशन कम होगा और ये सब कहा है आईसीआईसीआई बैंक। तो क्वेश्चन आए सोलर पावर एटीएम किसने लगाए, आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। और इसकी प्रेसिडेंट कौन है, चंदा कोच्चर। ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। अब बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कंपटीशन किससे मिलता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया में। लेकिन अगर आप वैल्यू की बात करें, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आगे है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या करा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना खुद का गिफ्ट सिटी के अंदर खोल दिया था इंडिया INX। अब इसको मैच करना था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, तो इन्होंने अपना खोल दिया। तो NSE IFSC इन्होंने नाम रखा है। ये इनका गिफ्ट सिटी के अंदर जो गुजरात के अंदर है वहाँ पे ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खुला है। किसका, NSE का। और इन्होंने क्यों खोला, क्योंकि इनको कंपटीशन किससे था, BSE INX से। तो अभी दोनों राइवल हो जाएंगे। और गिफ्ट सिटी है क्या, गिफ्ट सिटी ये है, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ पे सबसे पहली बार इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ये है भारत के अंदर, सबसे पहली बार खुला है ये। और बड़े बड़े बैंक यहाँ पे खुल चुके हैं, येस बैंक खुल चुका है, बहुत सारे बैंक यहाँ पे खुल चुके हैं गिफ्ट सिटी के अंदर। और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब यहाँ पे अपने अपने हेडक्वार्टर खोल रहे हैं। फायदा ये है, अगर आप गिफ्ट सिटी के अंदर अपना बिजनेस लगाते हैं तो आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे जो अप्लाई होता है वो होगा। और आपको फॉरेन करेंसी लोन इंडियन कंपनी से और बाहर की कंपनियों से बड़े आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि आप गिफ्ट सिटी के अंदर बैठे हैं। और इंडिया INX क्या है, इंडिया INX ये हमारे देश का पहला IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जो गिफ्ट सिटी में खुला था। और ये किसने खोला था, ये NSI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नहीं खोला था, ये खोला था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। पूरी तरह से ओन्ड है ये BSE द्वारा। और इतना ही नहीं, इंडिया INX दुनिया का सबसे तेज फास्टेस्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है। याद रखिए, यहां पे जो ऑर्डर रेस्पॉन्स टाइम है वो है सिर्फ 4 माइक्रोसेकंड। इसकी जो स्पीड है, यानी 4 माइक्रोसेकंड में एक ऑर्डर पूरा हो सकता है। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डोमेस्टिक एक्सचेंज है मुंबई में, उससे भी ज़्यादा है। वहाँ पे 6 सेकंड लगते हैं, 6 माइक्रोसेकंड लगते हैं लगभग। और ये सिंगापुर का में जो है, सिंगापुर में इंटरनेशनल एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ, डोमेस्टिक की नहीं, इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल लगा रहे हैं ना क्योंकि इंटरनेशनल सिटी है ये। तो इंडिया INX और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का IFSC है, दोनों क्या है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है। तो दुनिया का सबसे तेज कौन सा है, इंडिया INX बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और दूसरे नंबर पे है सिंगापुर का इंटरनेशनल एक्सचेंज जो सबसे तेज है, उसमें लगते हैं 60 माइक्रोसेकंड। लेकिन इंडिया INX में कितना लगेगा, सिर्फ 4 माइक्रोसेकंड। वर्ल्ड बैंक एक और लोन दे रहा है। असम का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एस्पायर। एस्पायर की फुल फॉर्म भी है असम स्टेट पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट, यानी एस्पायर। ये है प्रोजेक्ट की असम अपना जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत अच्छा करना चाहता है, उसमें पारदर्शिता लाना चाहता है, तो उसको इंप्रूव कर रहा है। और इसके लिए उसने $44 मिलियन का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। अगेन वर्ल्ड बैंक ने $44 मिलियन का लोन दिया है एस्पायर प्रोजेक्ट के लिए असम के। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक से असम ने और भी लोन लिया है। एक और प्रोजेक्ट है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है असम सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट। इसके लिए लगभग $39 मिलियन का लोन लिया है। और ये प्रोजेक्ट है क्या, ये प्रोजेक्ट ये है कि इसमें असम अपनी पब्लिक सर्विसेज को इंप्रूव करना चाहता है और इसके लिए इन्होंने ये लोन लिया है।
तो टोटल जो पैसा इसमें लगेगा वो लगेगा लगभग $49 मिलियन। इसमें से वर्ल्ड बैंक जो है वो इतना देगा और बाकी की असम की सरकार देगी। 5 साल के लिए ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 2 कंपनियां हैं जो आपस में मर्ज हो गई हैं। देखिए, मर्ज और एक्विजिशन में क्या फर्क है। जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है उसे बोलते हैं एक्विजिशन, और जब 2 बराबर की कंपनियां मिल जाती हैं उसे बोलते हैं मर्जर। तो मर्जर के बाद जनरली जो 2 कंपनियां बराबर की हैं तो जब वो मिलेंगी तो नाम दोनों का हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी थी आर्सेलर, इसे खरीद लिया मित्तल स्टील ने, तो अब नई कंपनी का नाम हो गया आर्सेलर मित्तल। ये मर्जर है। अब अगर कोई 10,000 करोड़ की कंपनी है, कोई 10 करोड़ की कंपनी को खरीद लिया तो वो एक्विजिशन है, तो वो उसे अपना नाम नहीं देगी, वो डिपेंड करेगा, वो कुछ भी कर सकती है उसके साथ, तो वो होता है एक्विजिशन। फर्क एक और है मर्जर और एक्विजिशन में। मर्जर हमेशा सहमति से होता है, एक्विजिशन हॉस्टाइल भी हो सकता है। अब आप कहेंगे इच्छा के विरुद्ध कैसे हो सकता है एक्विजिशन। मान लीजिए कोई 10,000 करोड़ की कंपनी है और मेरी सिर्फ 10 करोड़ की कंपनी है, वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूं, मैं मना कर दूं, तो क्या मेरी इच्छा के विरुद्ध वो खरीद सकता है? ये डिपेंड करता है, खरीद सकता है। कैसे खरीद सकता है? मान लो मेरी 10 करोड़ की कंपनी है और 10 करोड़ की कंपनी के शेयर है मेरे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मार्केट में जाएगा और 6 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लेगा, यानी मेरी 60% कंपनी उसकी हो गई अब, तो ऑटोमेटिकली मालिक हो गया। यानी इच्छा के विरुद्ध भी खरीद सकता है, ऐसा नहीं है कि आप इच्छा के विरुद्ध नहीं खरीद सकते, पर वो डिपेंड करता है। वो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। अब ये 2 कंपनियां आपस में मिल गई हैं, एक हो गई हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो दीवान ग्रुप की कंपनी है, और दूसरी है DHFL व्यास्या हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और ये दोनों मिलकर एक कंपनी उन्होंने बना दी है, क्योंकि जब कंपनी 2 मिलती है तो उनका जो पूल है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि जो पैसा है वो ज़्यादा आ जाता है। इनके पास मिला के अब 3300 करोड़ रुपए के एसेट्स हो गए हैं, जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के लिए खर्च कर सकते हैं। जो घर बनाए जाएंगे, मैंने बताया 6 करोड़ घर बनाए जाएंगे 2022 तक, नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है ये, तो इसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग जो है स्कीम है उसमें ये लोन प्रोवाइड कर सकती है। चलिए विजय बैंक की बात करते हैं। धूम मचा रहा है विजय बैंक। विजय बैंक ने 9 स्कॉच अवार्ड जीते हैं, 9 स्कॉच अवार्ड, एक नहीं दो नहीं 9। इन्होंने एक ऐप भी बनाई है, ये इनका वॉलेट है जिसका नाम है वी पे क्विक। वी मतलब विजय। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। CEO हैं किशोर कुमार संसी और चेयरमैन है समीर कोच्चर। अब विजय बैंक जो है इसकी लाइन है अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। तो ये विजय बैंक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि ये 100 डिजिटल विलेज बना रहा है। अगर मैं आपसे कहूं भारत का पहला डिजिटल विलेज कौन सा था, तो आंसर है अकोडरा। ये गुजरात के साबरकंठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है अकोडरा। इसे ICICI बैंक ने बनाया था, भारत का पहला डिजिटल विलेज। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज। श्रीलंका को हम लोन दे रहे हैं। कितना लोन दे रहे हैं? श्रीलंका को हम $318 मिलियन का लोन दे रहे हैं। श्रीलंका क्या करेगा इसका? वो रेलवेज बनाएगा। नरेंद्र मोदी जी याद रखिए, ये श्रीलंका गए थे 2015 में और वहाँ पे कमिट करके आ गए थे। कमिट इसलिए करके आए थे, देखिए श्रीलंका हमारे हाथ से ना चला जाए, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो चाइना है जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इस वजह से इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में चाइना की पैठ बढ़ती जा रही है। अगर हमें इसको काउंटर करना है, और हमारा 1987 से 2015 तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री श्रीलंका गया ही नहीं। 1987 से 2015 तक यानी 28 साल हो गए, कोई नहीं गया। तो नरेंद्र मोदी जी गए थे 2015 में और वहाँ पे उनको कमिट करके आए कि हम तुम्हें रेलवे सेक्टर जो तुम बना रहे हो हम सपोर्ट करेंगे। तो हम कितना लोन दे रहे हैं श्रीलंका को? $318 मिलियन। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक ने कुछ नया करा है। नया ये करा है, जो ये क्रेडिट कार्ड होते हैं किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। डेबिट कार्ड किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। अब एक्सिस बैंक ऐसे कार्ड बना रहा है जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के होंगे। देखिए प्लास्टिक टूटता नहीं है, आप प्लास्टिक को मिट्टी में दबा दो, 100 साल बाद भी खोजो तो प्लास्टिक ऐसे कैसे ही रहेगा। लेकिन अगर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है तो वो टूट जाएगा, यानी अपने कणों में अपने आप को तोड़ लेगा और ये हमारे नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बने हुए कार्ड कौन सा बैंक निकाल रहा है? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। और एक बात और याद रखिए, जो प्रीपेड गिफ्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी मैक्सिमम वैलिडिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो कार्ड होंगे बायोडिग्रेडेबल कार्ड, इनकी वैलिडिटी कितनी होगी। और एक्सिस बैंक की जो हेड है वो है शिखा शर्मा, ये भी याद रखिए, शिखा शर्मा। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। चलिए अगली न्यूज है FDI। देखिए विदेशी पूंजी निवेश जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है भारत के अंदर, अच्छी बातें आनी चाहिए। और जो FDI है भारत में पिछले साल 9% बढ़ी और टोटल FDI जो हमारे देश में आया वो कितना आया? $43.48 बिलियन पिछले साल में, जो उससे पिछले साल से 9% ज्यादा था। और सरकार भी कोशिश कर रही है FDI लेके आए। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को खत्म कर दिया है क्योंकि इसे टाइम बहुत लगता था, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कही है 60 दिन के अंदर अंदर फैसला ले लो FDI से।
अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड तो है नहीं, यानी कि जो प्रपोजल होंगे सारे मिनिस्ट्रीज के पास जाएंगे, सारे रेस्पेक्टेड मिनिस्ट्रीज के पास जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई विदेशी स्टील कंपनी भारत में एफडीआई करना चाहती है, ठीक है, चाहे ब्राउन फील्ड हो चाहे ग्रीन फील्ड हो, वो एक अलग बात है, लेकिन भारत में करना चाहती है तो ये स्टील मिनिस्ट्री के पास जाएगा। स्टील मिनिस्ट्री फैसला लेगी। कितने दिन के अंदर अंदर लेना है? 60 दिन के अंदर अंदर लेना है। और दूसरी बात, अगर आप रिजेक्ट कर देते हो आइडिया को, प्रपोजल को, तो फटाफट बताओ फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन को आपने ऐसा क्यों किया। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन इसका काम ही यही है, भारत में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे, और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड कॉमर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है उसके अंदर आता है, निर्मला सीतारमन का जो मंत्रालय है उसके नीचे आता है। अब हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को बोर्ड को हटा दिया, इससे एफडीआई अट्रैक्टिव हो गए हैं हम, और हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी एनेबल करा है, जिससे जल्दी जल्दी हम एफडीआई के प्रोजेक्ट्स उन पे फैसला ले सकें। और एक और बात, 5,000 करोड़ रुपए तक का तो ठीक है, अगर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई निवेश करना चाहता है तो फैसला फिर कौन लेगा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेगी, यानी सीसीईए लेगा। कैबिनेट कमेटी की बात हो रही है, कैबिनेट, और इसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री खुद होंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड का क्या मतलब होता है? देखिए, ग्रीन मतलब, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूं, याद रखिएगा। ग्रीन मतलब हरा, हरा मतलब पेड़, नया पेड़ लगाना। कहने का मतलब अगर कोई नया प्रोजेक्ट है तो वो ग्रीन फील्ड है, अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें कंपनी को इन्वेस्ट कर रही है तो वो ब्राउन फील्ड है। अब बात करते हैं एफडीआई की कुछ और। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करूं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं यूएनसीटीएडी, इसने अपनी एनुअल रिपोर्ट दी है निवेश के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसके हिसाब से दुनिया के 3 सबसे अट्रैक्टिव कंट्री कौन से आज की तारीख में, जिनमें लोग मरे जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कंपनी। पहले नंबर पे यूएस, दूसरे पे चाइना, और तीसरे पे अब इंडिया आ गया है। ये कहा है इनकी प्रोस्पेक्टिव डेस्टिनेशन ने। अभी ऐसा नहीं है ये हो गया है, लेकिन आ गया है, ठीक है। एफडीआई किसमें कितना कितना आ रहा है? तो जो अमेरिका की अगर मैं बात करूं, अमेरिका में सबसे ज्यादा एफडीआई आया, लगभग $391 बिलियन, ठीक है। भारत में कितना आया था? लगभग 46-47 के आसपास आया था, तो बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी। फिर आया ब्रिटेन में $254 बिलियन, फिर आया चाइना में $134 बिलियन। ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। अगर मैं पूरी दुनिया में एफडीआई देखूं तो थोड़ा सा कम हुआ है। पूरी दुनिया में अगर मैं एफडीआई देखूं तो 2% कम हुआ पिछले साल। ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है 2017। अगर मैं डेवलपिंग कंट्रीज की बात करूं, इनमें एफडीआई कम हुआ, लगभग 14%, और डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं तो 11%। एफडीआई यानी 2016 का जो साल था एफडीआई के लिए, पूरी दुनिया की बात करें तो उतना अच्छा नहीं रहा। भारत की बात हो रहा है, भारत का 9% ज्यादा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं था। पूरी दुनिया में 2% पिछले साल एफडीआई कम आया है। और जो विकासशील देश है ओवरऑल सब मिला के, उनमें 14% कम हुआ है, और विकसित देशों में 11% कम हुआ है। चलिए कैनरा बैंक की बात करते हैं। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, सीईओ है राकेश शर्मा। इन्होंने एक बंकश्योरेंस एग्रीमेंट करा है, किसके साथ? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? इस बैंक को कमीशन देगी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? बंकश्योरेंस एग्रीमेंट। कैनरा बैंक ने करा है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के साथ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये भारत की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, आईटी कंपनी है। साल का टर्नओवर $10 बिलियन से ज्यादा का है। इन्होंने अपना ही एक ऐप डेवलपमेंट किट बनाया है जिसका नाम रखा है BANCS, बैंक्स ऐप डेवलपमेंट किट। ये किट बैंक्स की मदद करेगा, वो अपने ऐप बना सकते हैं इससे। यानी अगर कोई भी बैंक अपना ऐप बनाना चाहता है कोई, तो इस किट का इस्तेमाल कर सकता है, बैंक्स ऐप डेवलपमेंट किट का। TCS के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है राजेश गोपीनाथन, और चेयरमैन है नटराजन N चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन है। अब बात करते हैं डिजी यात्रा की। डिजी यात्रा क्या है? देखिए, सरकार ये कह रही है कि एयरपोर्ट पे बहुत तरह की परेशानियां होती हैं लोगों को। क्या परेशानियां होती हैं? आप गए, लाइन इतनी लंबी होती है चेक इन के लिए, चेक इन भी आप ढंग से नहीं कर पाते। चेक इन करते हैं तो फिर बाद में जब बोर्डिंग के लिए लाइन लगती है उसमें दिक्कत आती है। अब ये सब आधार से लिंक कर दिया है, डिजिटल बना दिया है। अब आप अपना चेक इन डिजिटल, चेक इन तो खैर अभी भी डिजिटल कर सकते हो, लेकिन अब उसको आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इन सब से लिंक कर दिया। जब आप एयरलाइन के अंदर जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? PNR नंबर मिलता है, बुकिंग PNR। तो वो आधार से, पासपोर्ट से या पैन कार्ड से अब आप लिंक कर सकते हो। इससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सरकार को ये वेरीफाई हो जाएगा सारा डेटा। लेकिन इससे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अभी आधार और इन सब से लिंक कर दोगे तो सारा हमें आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा। खैर वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। और ये यूनिक आईडी एयरलाइन के PNR से लिंक हो जाएंगी। जब आप बुकिंग कराएंगे, फ्लाइट बुक कर रहे हैं अगर आप, तो उसी वक्त अपना आधार कार्ड नंबर भरिए और अपना वेरीफाई करवा लीजिए वहीं पे सब, और फिर आप बोर्डिंग पास, आपको डिजिटल बोर्डिंग पास मिल जाएगा और आप बोर्डिंग गेट पे डायरेक्ट जा सकते हैं डिजिटल चेक इन करके। तो इस सब से थोड़ा सा हमारा ये आसान हो जाएगा। एक और चीज़ होगी इसमें, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे?
आइडेंटिफाई करेंगे क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं स्मार्टफोन में। ये सारे अनाउंसमेंट करा हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत सिन्हा ने। चलिए अब बात करते हैं भारत, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने आपस में हाथ मिलाया है एक ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं टिकाऊ विकास, यानी ऐसा विकास होना चाहिए जो हमारी आज की जरूरतों को भी पूरा करे और आने वाली जनरेशन की जरूरतों को भी ध्यान में रखे। ऐसा नहीं कि आज हम डेवलपमेंट करे जा रहे हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। और जो कंट्री हैं 193 कंट्री यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने मिलकर अडॉप्ट किए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं ये 17 हैं, ये हमें 2030 तक पूरे करने हैं, 15 साल के अंदर, 2016 से 2030। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले हमने वो कर रखे थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG, ये थे पिछले 15 सालों के लिए, यानी 2001 से 2015 तक, और ये सिर्फ 8 थे, लेकिन अब है 30। इनमें एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, बहुत कुछ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, और ये इसमें फायदा किसको होगा? फायदा 3 भारत के शहरों को होगा। तो ये कौन कौन से शहर है? नागपुर है, कोची है और अहमदाबाद है, इनमें लगेंगे प्रोजेक्ट्स। और ये पूरी स्कीम किसकी है? ये पूरी स्कीम का नाम है मोबिलाइज योर सिटी। मोबिलाइज योर सिटी नाम है इसका, और ये भी लॉन्च हुआ था COP21 के वक्त। COP21 जो पेरिस एग्रीमेंट है उसी के वक्त ये फ्रांस में लॉन्च हुआ था, दिसंबर 2015 में। इनका प्लान ये है कि हम पूरी दुनिया में 100 सिटीज़ बनाना चाहते हैं 2020 तक, और ये सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखें, यानी कि इनसे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होंगे वो कम से कम होने चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि कार्बन न्यूट्रल हो। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? वाटर वेपर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, मीथेन होती है, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं जो वातावरण को गर्म करती हैं। अब हमारी जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं रीता टियोटिया, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने ये कहा कि भारत दुनिया के जो देश आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, 2 चीज़ें करते हैं। अगर हम निर्यात की बात करें, जितना ज़्यादा निर्यात करेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए, तो जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत दुनिया का, अगर मैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करूं यानी कृषि उत्पादों की बात करूं, तो हम पूरी दुनिया में 7वें सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। तो उन्होंने पिछले साल के आंकड़े दिए 2016-17 के, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो था $276 बिलियन। इसमें से अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो ये था लगभग $33 बिलियन, यानी जितना भी हमारा देश में एक्सपोर्ट होता है बाहर, उसका 12% हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है। यानी जो फसलें हैं, जो एग्रीकल्चर मसाले, जो भी मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। हम मेनली कौन कौन सी कंट्री को सामान बेचते हैं? इनको बेचते हैं, वियतनाम को बेचते हैं, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, US, ईरान, इराक और नेपाल। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा रीता टियोटिया जी ने कि हम अब नए नए कंट्री और ढूंढ रहे हैं जहां पे हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकें। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट बात करी है। उन्होंने ये कहा है 500 रुपए के नए नोट ला रहे हैं हम। नए नोट का मतलब ये नहीं है विमुद्रीकरण दोबारा हो रहा है, मतलब ये है, देखिए 500 रुपए के जो नोट आते हैं वो आप जानते हैं विमुद्रीकरण के बाद नए नोट आए 500 के और 2000 के। 500 का जो नोट होता है उसमें नंबर लिखा होता है, और नंबर के ऊपर यहां लिखा होता है इनसेट लेटर। अभी इनसेट लेटर कौन सा चल रहा है 500 के नोट पे? अभी चल रहा है ई। आपको दिखाई देता हूं, ये देखिए, ये ई नजर आ रहा है आपको? ये देखिए, ये है ई, सफेद रंग में, ये नंबर है, ये इनसेट लेटर है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे ये इनसेट लेटर हम क्यों घुसाते हैं, क्या जरूरत है इसकी? सिंपल नंबर लिख दो, ये बीच में क्यों इनसेट लेटर घुसाया है हमने, इसके बारे में बताता हूं, पहले इस पे आइए। अब ये अभी इनसेट लेटर कौन सा यूज कर रहे हैं? ई, लेकिन अब ये 500 रुपए के दूसरे नोट छाप रहे हैं और उनमें इंसेट लेटर होगा ए, और ये पुराने वाले भी वैलिड रहेंगे, अवैध नहीं होंगे, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है, ये 500 के नए नोट छप रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ इंसेट लेटर होता क्या और ये क्यों छापते हैं। देखिए, भारत में 4 जगह नोट छपते हैं, मैसूर में, देवस में, सलबोनी में और नासिक में। इनके अपने अपने ये कोड हैं और ये कोड बताए नहीं गए हैं आज तक, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट होते हैं, उसमें से ये जो 6 हैं ये हम यूज नहीं करते हैं। I, J, O, X, Y और Z इंसेट लेटर के तौर पे यूज, इंसेट अल्फाबेट के तौर पे हम यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा जो 20 बचे वो हम यूज करते हैं। यानी कभी भी आप नोट पे ये नहीं देखोगे I, J, O, X, Y और Z, इनको हम यूज नहीं करते हैं। अब जो ये हम यूज करते हैं ये कितने बचे? 26 में से ये 6 चले गए तो 20 रह गए। अब जो ये 20 हैं ये बांटे हुए हैं आपस में मैसूर, देवस, सलबोनी और नासिक ने, और किसने कौन सा लिया हुआ है ये सिक्योरिटी कारणों की वजह से डिस्क्लोज नहीं किया गया है कभी भी। तो ये बैंक्स के अपने खुद के वो हैं कि हम इंसेट लेटर, मतलब उसे बैंक ये पहचान पाते हैं कि ये कौन सी प्रिंटिंग प्रेस में छपा है। तो बस इतना ही है इंसेट लेटर। चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की। देखिए, जो जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका है वो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? पहले जो बेस ईयर था वो था 2011-12 और अब हो गया 2017-18। ये अनाउंसमेंट करी हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डी वी सदानंद गौड़ा जी ने। और ये याद रखिए, पहले हमारा जो, बहुत पहले की बात कर रहा हूं,
मतलब 2015 से पहले की बात कर रहा हूं। हमारा बेस ईयर होता था 2004-5, अब हमारा बेस ईयर फिर इन्होंने कर दिया था 2011-12, और अब 2011-12 से चेंज करके अब हमने कर दिया है 2017-18, और ये हम 2018 में हम इंप्लीमेंट कर देंगे, इसे लागू कर देंगे। और हमारे चीफ स्टैटिस्टिशियन कौन है? TCA अनंत। एक और बात याद रखिए, पिछले महीने यानी मई की बात कर रहा हूं, ये जून का वीडियो तो मई, पिछला महीना मई हो गया। मई के महीने में CSO यानी जो हमारा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स, उसने अपना बेस ईयर किसके लिए चेंज करा था? दोनों तरह के इन्फ्लेशन, दोनों तरह की दो चीजों के लिए। एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, ये कर दिया 2011-12, पहले था 2004-5, और होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के लिए, WPI इन्फ्लेशन के लिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके लिए फिर कर दिया था 2011-12, 2004-2005 से। अब बात करता हूं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। आपको क्या लगता है हमारे जो बैंक है भारत में, क्या वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जोर देते हैं? लगता तो नहीं। ऐसा कहा BCSBI ने, यानी बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए भारत में इस वक्त 51 बैंक काम कर रहे हैं। 51 बैंकों में सिर्फ 1/4 बैंक हैं जिनको हाई रेट किया गया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, यानी कि वो फेयर ट्रीटमेंट करते हैं कस्टमर की, कस्टमर के साथ फेयरली पेश आते हैं। कितने? 51 में से सिर्फ 1/4 बैंक ऐसे हैं, यानी मुट्ठी भर बैंक है। सिर्फ 12 बैंक हैं जिन्हें हाई रेटिंग मिली है, और इन 12 में भी सिर्फ एक सरकारी बैंक है जिसे हाई रेटिंग मिली है, और वो है IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI बैंक सिर्फ एकमात्र सरकारी बैंक है जिसे हाई रेटिंग मिली है कस्टमर सेटिस्फेक्शन में BCSBI के द्वारा। अब बात करते हैं कुछ और। टेरापे, इसको बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड भी मिला हुआ है। टेरापे ये एक मोबाइल, क्या बोलते हैं, मोबाइल जो पेमेंट वगैरह करते हैं उसकी कंपनी है ये। इसने टाई अप किया है येस बैंक के साथ। येस बैंक काफी तरक्की पे है, अब ये भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बन गया है, येस बैंक। और इन्होंने दोनों ने टाई अप करा है। टाई अप इसलिए करा है कि वो भारत के लोग जो विदेश में काम करते हैं, जिन्हें बोलते हैं एक्सपैट्रिएट्स, यानी कि जो हैं भारत के, अब ये जो विदेश से पैसा भेजते हैं, भारत को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करूं, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि पिछले साल 2016-17, यानी जो 31 मार्च को ये साल खत्म हुआ है, उसमें भारत के पास कितना पैसा आया? $62.7 बिलियन का धन भारत में आया है रेमिटेंस। इंडिया की रैंक क्या है रेमिटेंस में? नंबर 1 इन द वर्ल्ड। यानी भारत में जो पैसा आता है सबसे ज्यादा आता है, $62.7 बिलियन आया है। ये उनसे आया है जो आपके दोस्त अमेरिका में काम कर रहे हैं, या आपके मिडल ईस्ट में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो भेजते हैं। सबसे ज्यादा पैसा 62.7 बिलियन में से आता है मिडल ईस्ट से, यानी जो कतर में, सऊदी अरब में, दुबई वगैरह में जो हमारे वर्कर हैं वो भेजते हैं सबसे ज्यादा पैसा भारत के अंदर। तो येस बैंक ने टेरापेक नाम की ऐप के साथ किया है टाई अप। अब बात करते हैं AIIB की, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। पिछला ही साल शुरू हुआ है, कोई बहुत पुराना बैंक नहीं है। इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि वर्ल्ड बैंक डोमिनेट करता है यूरोप और अमेरिका, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड डोमिनेट करता है यूरोप और अमेरिका, एशियन डेवलपमेंट बैंक डोमिनेट कौन करता है? ये डोमिनेट करता है जापान और अमेरिका। तो चाइना को भी कोई चाहिए था ऐसा बैंक जो बहुत सारे कंट्री ज्वाइन करे और उसमें वो डोमिनेट करे, तो इन्होंने बना दिया अपना खुद का बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इन्होंने भारत को लोन देने का फैसला किया है। ये इनका पहला प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए लोन है, $150 मिलियन, $150 मिलियन का लोन। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जिन लीकन। चाइना $150 मिलियन का लोन भारत को दे रहा है। चाइना नहीं कहूंगा, AIIB कहूंगा। AIIB में भारत का कितना हिस्सा है? देखिए ADB में हमारा चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा हिस्सा है। किस किस के बाद? जापान, US और चाइना के बाद। इसमें हमारा दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हिस्सा है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा चाइना का है। शेयर होल्डर कौन है सबसे ज्यादा? इसमें चाइना है, 26% चाइना का है। दूसरे नंबर पे भारत का 7.5%, तीसरे पे है रशिया का लगभग 6%, और चौथे नंबर पे जर्मनी का 4.5%। और AIIB ने ये भी डिसाइड करा है कि हमारी जो थर्ड मीटिंग होगी हमारे बोर्ड की, वो होगी मुंबई में जून 2018 में। अब बात करते हैं हमारी तीन सबसे बड़ी कंपनी, तीन सबसे बड़ी क्या, तीन ही कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम। ये मिलके 2 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी लगा रहे हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंदर। और ये तीनों के चेयरमैन याद रखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है संजीव सिंह, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हैं मुकेश कुमार सुराना, और भारत पेट्रोलियम के हैं D राजकुमार। अब इसमें एक चीज समझने वाली ये है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है ये भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनी है, PSU है, याद रखिए। भारत की ऐसी कंपनी जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। पिछले साल तक थी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इस बार है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का ये तीन जो बना रहे हैं इसमें 50% हिस्सा होगा। तीनों मिलकर बना रहे हैं तो 100 में से 50% होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, और बाकी दो बची भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का होगा 25%। DCB बैंक की बात करते हैं। DCB बैंक जो है इसने एक ऐसा ATM बनाया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बनाया है, जो बिना डेबिट कार्ड के आपको कैश दे देगा।
लेकिन कैसे देगा? ये आधार कार्ड के थ्रू देगा। आधार कार्ड वेरीफाई करवाओ, अपना फिंगरप्रिंट या अपना आंखों का स्कैन। तो इसने भारत का सबसे पहला आइरिस बेस्ड एटीएम लॉन्च करा है। आइरिस क्या होता है? आपकी आंख उसमें लगाओ, अपनी आंखों से जब आपने अपना आधार कार्ड बनवाया तो जरूर आपने देखा होगा कि आपकी आंखों का जो स्कैन है वो लिया गया था और आपका फिंगरप्रिंट लिया गया था। तो जो आइरिस है ये इस एटीएम में काम करेगा। अब आपको डेबिट कार्ड की, एटीएम का डेबिट कार्ड जो होता है उसकी जरूरत नहीं है बैंक से पैसा निकालने के लिए। इस बैंक के सीईओ है मुरली नटराजन और हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। इसको डीसीबी को आरबीएल से कंफ्यूज नहीं करना है। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं जीएसटी। तो आ गया, अब जीएसटी समझ में भी आना चाहिए। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है जीएसटी की, उसको इंडस्ट्रीज को समझाने के लिए जीएसटी फैसिलिटेशन सेल बनाया है। ये बनाया है डीआईपीपी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और इसके हेड होंगे सुधांशु शेखर दास। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तिरुमाला मिल्क प्रोडक्ट के साथ ये एक दक्षिण भारत की कंपनी है और इसको एक्वायर कर लिया है लैक्टेलिस नाम की कंपनी है, जो फ्रांस की कंपनी है। ये फ्रेंच बेस्ड कंपनी है लैक्टेलिस, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनके साथ टाइप करा है तिरुमाला के साथ। यानी तिरुमाला को खरीदा हुआ है लैक्टेलिस ने और इन्होंने तिरुमाला के साथ टाइप किया है। ये जो डेयरी फार्मर हैं, जो कैटल वगैरह रखते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करेगा। याद रखिए, भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितना है? करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है भारत में कितना पैसा आया और कितना गया, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट है भारत का कम हुआ है, ऐसा कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पिछले फिस्कल में 0.7% ऑफ द जीडीपी फ्रॉम 1.1% इन 2015-16, यानी जो पिछला फिस्कल जो अभी खत्म हुआ है 2016-17, उसमें हमारा था 0.7% ऑफ द जीडीपी, और उससे पिछले साल कितना था, यानी फाइनेंशियल 2016 में कितना था? 1.1%। और जैसा मैंने बताया, भारत में कितना विदेशी पैसा आया और गया, उसके बीच का डिफरेंस होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है भारत का, वो भी कम हुआ है पहले से। ये फाइनेंशियल ईयर 2016 में था 130 बिलियन और अभी जो फाइनेंशियल खत्म हुआ 2017 उसमें 112 बिलियन। और इनफैक्ट ट्रेड डेफिसिट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट कम होने की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है। अमेजॉन की बात करते हैं। अमेजॉन ने बहुत बड़ी कंपनी खरीद ली है। ये एक रिटेल फूड, मतलब खाद्यान्न वगैरह बेचती है ये कंपनी। इसका नाम है होल फूड्स। होल फूड्स को इन्होंने खरीद लिया है 13.4 बिलियन में। तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मर्जर है, ये बहुत बड़ा मर्जर है। $1 बिलियन होते हैं 6200 करोड़ रुपए। तो ये समझ लीजिए आप कितना हो गया, लगभग 90,000 करोड़ के आसपास बैठेगा ये। इतनी 90,000 करोड़ में अमेजॉन ने कंपनी खरीद ली है होल फूड्स। और अमेजॉन कंपनी के मालिक कौन है? जेफ बेजोस। ये भी याद रखिए। ताजमहल होटल मुंबई में, आप जानते हैं ताजमहल होटल ये पहला भारत का ऐसा इमारत है जो अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए जिसको इमेज ट्रेडमार्क मिल गया है। इमेज ट्रेडमार्क मतलब ये होता है, अब अगर आप ताजमहल होटल की फोटो यूज करना चाहते हैं कमर्शियली तो आपको इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ताजमहल होटल आप जानते हैं आइकॉनिक है। 26/11 के जो आतंकवादी हमले हुए थे उसमें भी ये काफी तबाह हो गया था ताजमहल होटल। और अभी अभी जो मदर टेरेसा जो साड़ी पहनती थी जिसपे ब्लू पट्टी होती थी, वो भी ट्रेडमार्क हो गई है। मदर टेरेसा जो कलकत्ता की संत है, याद रखिए, वो जो साड़ी पहनती थी वो भी ट्रेडमार्क उन्हें मिल गया है। मेघालय की सरकार ने 2 एमओयू साइन करे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ये क्या एमओयू है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2 फैसिलिटी हैं, एक तो है एसबीआई ई पे और दूसरी है एसबीआई सीएमपी। ये 2 फैसिलिटी अब ये यूज करेंगे और ये करा है मेघालय की सरकार ने एसबीआई के साथ। यस बैंक भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसने पार्टनरशिप करी है हाइक मैसेंजर के साथ। हाइक मैसेंजर के 10 करोड़ यूजर हैं पूरी दुनिया में, और हाइक मैसेंजर जो है ये अब एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन होगा। आप ये मैसेंजर से अब पेमेंट कर सकते हैं। यस बैंक के फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राणा कपूर, और जो 10 करोड़ यूजर हैं हाइक के, वो अब ये डेटा पूरा बैंक को मिल जाएगा। और इससे एक चैट प्लेटफॉर्म, ये एक चैट प्लेटफॉर्म है जो पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इसने एक पेमेंट सोल्यूशन को इंटीग्रेट करा है अपने साथ, यूपीआई बेस्ड। एक्सिस बैंक जैसा मैंने बताया था तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है भारत का। इसने कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके एक कार्ड निकाला है जिसका नाम है कोची वन। यानी कोची वन में ये एक कार्ड है, आप जैसे मेट्रो में वगैरह में ट्रेवल करते हैं तो इस कार्ड से, ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड है। एक बात याद रखिए कि जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड होते हैं ये एनएफसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक्सिस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप करी है, एनपीसीआई के साथ। और आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है ओवरसीइंग कमेटी है। ये मतलब ओवरसीइंग का मतलब क्या होता है? देखना, ओवरसी करना, यानी वो बैंक जिनमें 500 करोड़ से ज्यादा का जो बोरोइंग एंटिटी 500 करोड़ से ज्यादा की, अगर किसी कंपनी ने 500 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया है तो वो उसमें सारा जो हमारा
S4 स्कीम है आरबीआई की, जैसे सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट है, या इस तरह के केसेस सुलझाने के लिए एक ओवरसीइंग कमेटी बनाई है। इसके चेयरमैन होंगे प्रदीप कुमार। हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसने, देखिए डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो जो डीमोनेटाइज नोट हैं बैंक को वापस भी तो करने हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और पोस्ट ऑफिस को भी वापस करने हैं। तो वो पहले डेडलाइन थी 31 दिसंबर, वो एक्सटेंड कर करके अब फाइनल जो डेडलाइन दी है वो दी है 20 जुलाई। 20 जुलाई तक जितने भी भारत के डाकखाने हैं, पोस्ट ऑफिस हैं और जो बैंक है उनको पैसा वापस करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। 500 और 1000 के डीमोनेटाइज नोट वापस करने हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप जानते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर है। एक तो मेन गवर्नर होता है उर्जित पटेल है, और 4 डेप्यूटी गवर्नर है, बीपी कनुंगो, एस मुंद्रा, एनएस विश्वनाथन और वायरल आचार्य। दूसरी बात, जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये एक काफी आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने चीज करी है। ये इन्होंने बहुत बड़ा बॉन्ड प्रोग्राम इशू करा है और इससे ये 2264 करोड़ रुपया रेज करना चाहते हैं अगले 5 सालों में। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा भारत का सबसे बड़ा म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोग्राम है ये। अब बात करते हैं वज्र स्कीम स्टार्ट करी है हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक मंत्रालय ने। डॉक्टर हर्षवर्धन इसके मिनिस्टर हैं। ये स्कीम ये है कि जो साइंटिस्ट हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, खासकर जो भारतीय साइंटिस्ट हैं, भारतीय रिसर्चर हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, वो इंडिया के फैकल्टी को आए, सिखाएं और रिसर्च में हेल्प करें। ये है वज्र, यानी विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके लिए 2 बैंक लोन दे रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 बैंक एक ही प्रोजेक्ट को लोन दे रहे हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक दे रहा है और AIIB दे रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दे रहा है। कितना? 60-40 रेशो में दे रहे हैं। तो इसमें $240 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक देगा और 140 मिलियन का देगा इसमें AIIB। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट। देखिए, आपकी इनकम होती है और आपका एक्सपेंडिचर होता है, यानी आपकी आय और व्यय, यानी आप कमाते हैं और खर्च करते हैं। अगर आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा और कमाई उतनी है नहीं तो क्या होगा? डेफिसिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब हमारे जो राज्य हैं वो खुला खर्चा कर रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है इस रिपोर्ट में। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट, अगर हम सारे राज्यों का देख लें तो सारे राज्य इस वक्त डेफिसिट में लगभग सारे। तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 1991 में, फाइनेंशियल ईयर 1991 में, जब हमने वैश्वीकरण किया था, लिबरलाइजेशन करा था, हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खोल दी थी, ओपन ट्रेड, ओपन फ्री मार्केट कर दिया था, तब था सिर्फ 18,790 करोड़। आज कितना है? आज है हमारा 4,93,360 करोड़, यानी 5 लाख करोड़ लगभग हमारा होने वाला है फिस्कल डेफिसिट। सबसे ज्यादा कौन से राज्यों का है? 2 का है। राजस्थान का सबसे ज्यादा है, फिर है उत्तर प्रदेश का, और भी और बढ़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश ने यह कह दिया कि हम किसानों का लोन माफ कर देंगे, तो 30,000 करोड़ रुपए का और लोड आ जाएगा। तो कितना है इन पे? 43,150 करोड़ और 49,960, यानी राजस्थान का है 43, तो राजस्थान का कम है, उत्तर प्रदेश का ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है, फिर राजस्थान का है। तो ये कहा है रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में। RBI डेटा है लेटेस्ट एकदम। और सिर्फ राजस्थान और उत्तर प्रदेश का देख लूँ, अगर मैं मिला दूं तो ये 1,31,670 करोड़ है, यानी पूरा भारत का टोटल डेफिसिट जो है फिस्कल डेफिसिट, उसका 26% सिर्फ 2 राज्यों का है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और अब इनका और भी बढ़ने वाला है। जैसे महाराष्ट्र ने कहा है किसानों का लोन माफ कर रहे हैं, कर्नाटक ने कह दिया, पंजाब ने कह दिया और उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों ने कह दिया है कि वो फार्मर का लोन माफ कर रहे हैं, तो उससे और ज्यादा इन पे लोड पड़ेगा। और दुनिया का पहला ATM किसने यूज करा था? ये इन्होंने यूज करा था, एक्टर रेग वर्नी ने। इन्होंने पैसे निकाले थे ATM यूज करके। दुनिया का पहला ATM किसने बनाया था? ये बनाया था बार्कले बैंक ने, लंदन के अंदर। कब बनाया था, कब स्टार्ट हुआ था? जून 27 को 1967 को। तो इसके 50 साल पूरे हो गए, यानी कि तो 50 साल पूरे हो गए दुनिया का पहला ATM। इसके 50 गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन बनाई गई। और भारत में पहला ATM कब आया था? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लेके आया था इसे 1987 में। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ये भारत का पहला ATM था। अब बात करते हैं जो कुमार मंगलम बिरला हैं, मशहूर उद्योगपति, उनकी बेटी अनन्या बिरला, इनकी कंपनी है स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस। इन्होंने एक कैशलेस सॉल्यूशन के लिए कार्ड निकाला है। इस कार्ड का नाम इन्होंने रखा है साथी। इससे आप अपना कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आप इससे आप लोन वगैरह का पता कर सकते हैं, लोन मैनेज कर सकते हैं इत्यादि। तो नाम है बस साथी। तो ये था एक वीडियो, जून महीने का पूरा सारी न्यूज़ कवर्ड है, बिल्कुल परवाह मत करिए। अगर ये वीडियो देख लिया तो समझ लो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई वेबसाइट, मैगजीन, वेबसाइट, न्यूज़पेपर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो का 4 बार रिवीजन करिए। और अगर आपने वीडियो ढंग से देखा है तो मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, मध्य प्रदेश में पानी की सप्लाई के लिए जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसको फाइनेंस कौन सा बैंक कर रहा है? कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।